गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th का सेकंड लेसन वितान भाग का करेंगे बेटा हम जूझ, जिनके लेखक हैं आनंद यादव। आनंद यादव के बारे में हम बताया था, कल तक हमने किया था कि आनंद यादव के पिताजी जो होते हैं वह उसे स्कूल नहीं जाने देते। वह 4th क्लास में ही उसे स्कूल जाना उसका बंद करवा देते हैं और उसके बाद में उसे खेती के कार्य में वो लगा देते हैं। और आनंद यादव पढ़ना चाहता है, वह कहते हैं कि खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है। तो वह अपनी माँ से कहता है, वह माँ उसे कहती है कि यदि मैं उसे हम पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो एक सांड की तरह हमारे जिस प्रकार से एक जंगली सुअर घुराता है वह उस प्रकार से घुराएगा। तो वह कहता है कि गांव के अंदर सरपंच जो दत्ताजी राव है वह उसकी सारी बात को मानता है। हम उससे जाकर सलाह करते हैं, उसको बताते हैं। तो वह माँ बेटा उसके पास जाते हैं। तो उस समय वह दत्ताजी राव के पास जाकर अपनी सारी बातें बताते हैं। तो दत्ताजी राव उनसे क्या कहते हैं कि आप ऐसा करना, कल आ जाना, उनको बोलना आपके पिताजी को अभी आपको दत्ताजी राव बुला रही हैं और उसके कुछ समय बाद ही आप आ जाना। और जैसे मैं आपसे जो भी पूछूं बिन डरे कि आप अपनी सारी बात को बता देना। उसी आगे थी, दाता ने रतनपा राव को अपनी सारी बात बता दी। रतनपा को क्या है, सारी बात बता देता है वो। इस पर राव साहब ने दादा को फटकारते हुए कहा, खुद खुले सांड की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चों को खेती में जोतता है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है। यानी कि उस समय दत्ताजी राव उसे क्या कहते हैं कि आप तो सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं और आपकी पत्नी और जो बच्चे हैं वे घर का सारा काम करते हैं। एक खुले सांड की तरह इधर घूमता रहता है। उस बच्चे की जो उम्र होती है पढ़ने लिखने की है, और लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको खेती बाड़ी के कार्य में लगा दिया है। घूमता है। इसके बाद दत्ताजी ने किशोर से कहा, तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे दे और मन लगाकर पढ़। साल बचाना है तो यदि तुझे पाठशाला न जाने दे तो मेरे पास चले आना। फिर दत्ताजी राव से आनंद यादव से कहते हैं, आप ऐसा करो, घर जाओ और कल से आप पाठशाला जाना। और यानी कि आपके जनवरी का महीना चला हुआ है, 2 महीने बचते हैं। 2 महीने में आप मन लगाकर यदि पढ़ाई करना चाहते हो तो आपका जो साल होता है वह बर्बाद नहीं होगा। एक साल आपका भी आपका नुकसान नहीं होगा और आपका ये साल बच जाएगा। यदि ये नहीं जाने देता है तो आप ऐसा क्या करना, आप मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके बाद दाता ने किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह दिन जुआ खेलता है, गंडे बेचता है, चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, खेती और घर का काम बिल्कुल भी नहीं करता। उसी समय फिर क्या करते हैं, यानी कि रतनपा अपने बेटे पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने इसको स्कूल पढ़वाना इसलिए छुटवाते क्योंकि ये सारा दिन पढ़ता लिखता नहीं है, जुआ खेलता है, चारा बेचता है, सिनेमा अपने दोस्तों के साथ फिल्म वगैरह देखने के लिए चला जाता है, खेती बाड़ी या घर का कोई भी काम नहीं करता। इसलिए मैंने इसकी हरकतों को देख करके मैंने इसे स्कूल से मैं नहीं भेजा। परंतु यह सब आरोप झूठे थे। अनंत दत्ताजी ने दाता को संतुष्ट कर दिया और किशोर को अच्छी प्रकार समझाया जाया और इस पर दादा ने यह स्वीकार कर लिया कि वह अपने बेटे को पाठशाला भेजेगा। परंतु दादा ने यह भी शर्त लगा दी थी कि वह सुबह 11 बजे तक खेत में काम करेगा और सीधा खेत से पाठशाला जाएगा। यही नहीं, छुट्टी के बाद वह घंटा भर पशु चराएगा। यदि खेत में अधिक काम हुआ तो कभी कभी स्कूल से छुट्टी भी ले लेगा। तो उस इसमें पाठशाला को भेजने के लिए कहता हूँ, दाता ने यह भी शर्त रखी थी कि उसके खेत में काम करेगा, सीधा पाठशाला जाएगा, पाठशाला से फिर आने के बाद फिर खेत में जाएगा। वह ऐसी शर्त मंजूर रखता है, यानी कि छुट्टी, परंतु लगा दी यह नहीं कि छुट्टी के बाद वह घंटा भर परंतु पशु चराएगा। यदि खेत में अधिक काम हुआ तो वह कभी कभी स्कूल से छुट्टी भी ले लेगा। किशोर ने यह सभी शर्तें मानी, यानी कि घर आने के बाद वह अपने बेटे से क्या शर्त रखना है कि आप स्कूल जा सकते हो, ठीक है, लेकिन स्कूल से आते ही क्या करना, आप लोग खेत में जाना है, खेत से फिर वापस से स्कूल जाना है, भैंसों को चरा के लाना है, आदि जो शर्तें हैं वो रख देते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो आनंद यादव होते हैं वह उनकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। शर्त मान ली। दत्ताजी राव ने जब बड़े बुलावा दादाजी के लिए सम्मान की बात की तो बड़ी खुशी थी। दादाजी दत्ताजी राव के बाड़े में जाते आधे घंटे बाद
ने को कहते हैं। ये बात हमने बता दी गई। दत्ताजी राव दादा पर जब गुस्सा आया तो तुलुगाई पत्नी बच्चों को खुले सांड की तरह घूमता है, पाठशाला जाने के लिए मना करता है। तो फिर उस समय खेत पर हाजिरी होने के बाद सीधे क्या करना, पाठशाला जाना। सवेरे पाठशाला जाने के लिए बस्ता खेत में ही लेकर आना, छुट्टी होते ही सीधा खेत में आना, और जब खेत में काम अधिक हो तो पाठशाला से गैर हाजिरी भी लेना। ये सारी शर्तें कौन रखता है और वो इसे मंजूर भी कर लेता है। फिर कहता है हाँ, अगर किसी दिन खेत में है नहीं आया तो गांव में जा मिलेगा, वही को चलता हूँ नहीं तुझे, तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार। वह कहते कि यदि किसी दिन जब खेत में काम ज़्यादा होता उस समय यदि आप नहीं खेत में आए तो मैं गांव में आकर ही आपको कुचलता हूँ। आपके ऊपर जो पढ़ाई का भूत सवार हुआ है, इस भूत सवार को मैं देखता हूँ। मुझे मालूम है मलिष्टर नहीं होने वाला तू। आनंदा गर्दन नीची करके खाना खाने लगता है। मैं कहता कि मुझे पता है कि तू कोई मजिस्ट्रेट ऑफिसर वगैरह आदि कुछ नहीं लगने वाला है, लेकिन फिर भी वह क्या करता, आनंदा अपनी नीची गर्दन करके खाना खाने लग जाता है। अगले दिन आनंदा की पाठशाला जाना शुरू हो गया। वह गर्मी सर्दी हवा पानी भूख प्यास आदि से बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। यानी कि आनंद चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, लेकिन किसी चीज़ की कोई न परवाह करते हुए वह अपने स्कूल में चला जाता है। खेतों के काम में चक्की पीसते रहने से अपचू से छुटकारा मिल गया। खेतों के काम में चक्की की अपेक्षा पाठशाला में मास्टर की छड़ी की मार आनंदा को अधिक अच्छी लगती थी। वह कहते कि घर में सारा काम करने के बजाय जब वह आनंदा जी उसे पढ़ाते थे और जब वह काम नहीं कर लाता था तो उसे मारते थे, वह कहते कि वो भी मुझे मार अच्छी लगती थी। वह इस मार को मज़े में सहन कर लेता था। गर्मी की कड़क दोपहर का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो गया। वह कि गर्मी बहुत ज़्यादा, जब गर्मी होती थी तो दोपहर का जो समय होता है वह सारा कहाँ व्यतीत हो जाता है, उसका पाठशाला में ही बीत जाता है। आनंदा यानी कि लेखक की 5वीं कक्षा में उसकी पहचान के 2 लड़के थे। उसकी पहचान के सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए। वह कहता है कि सिर्फ उसकी कक्षा में क्या थे, 2 लड़के थे, बाकी जो सभी लड़के होते वो अगली कक्षा में चले जाते हैं। और अपनी उम्र की कम उम्र के बच्चों के साथ कक्षा में बैठना आनंद को बुरा लग रहा था, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है और कम उम्र के बच्चों के साथ जब आनंदा बैठता है तो उसे वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। पुरानी पुस्तकों को वह लट्ठे में बने बस्ते में ले गया, और लेकिन वह पुरानी हो चुकी थी। यानी कि जिन जो पुस्तकें थी, अब वो कहता है कि ये भी पुरानी हो चुकी हैं। वह अपनी पुस्तकों को क्या करता है, वह पुस्तकों को, बाकी सभी लड़के क्या थे उसके अपरिचित थी, कोई नहीं जानता था। वह बेंच के एक कोने पर जाकर बैठ जाता है। कौन, आनंद यादव। कक्षा के एक शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया। जहवान जिनका नाम था उजाय, यही नहीं उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। छुट्टी के समय उस शरारती लड़के ने किशोर की धोती की लॉन्ग अंग और चड्डी मंगवा ली, खोल दी। वह खोल दी। यह सब देखकर किशोर घबरा गया और मन निराश हो गया। वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके साथ ही यानी कि वह बेचारा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है, बोलता नहीं है, लेकिन उसका बच्चे हंसी मजाक उड़ा रही हैं। उसने अपनी माँ को कहकर बाजार से नई टोपी और चड्डी मंगवा ली, जिन्हें पहनकर वह स्कूल जाने लगा। इधर अध्यापक कक्षा के शरारती बच्चों को खूब मारते थे। इससे कक्षा और का वातावरण कुछ सुधर गया। कक्षा का वसंत पाटिल नाम का लड़का उम्र में छोटा था, परंतु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कहता है कि जो यानी कि जो बच्चे कक्षा में बहुत ज़्यादा शरारत करते थे, मास्टर जी उसे बहुत मारती थी। तो वह कहता है कि बहुत मारते थे, लेकिन उसी कक्षा के अंदर वसंत नाम का पाटिल लड़का एक बहुत ही होशियार लड़का था। वह स्वभाव का भी बहुत अच्छा था, शांत था। वह घर से पढ़कर आता था, इसलिए शिक्षक ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना रखा था। किशोर भी उसी के समान मन लगाकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे गणित उसकी समझ में आने लगा। अब वह वसंत पाटिल के समान बच्चों के सवाल जांचने लगा। वही नहीं, वसंत अब उसका दोस्त भी बन चुका है। अध्यापक खुश होकर उसे आनंदा ने के नाम से पुकारते थे, और अध्यापक के अपनेपन और वसंत की दोस्ती के कारण धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। फिर धीरे धीरे क्या किया, उसे वसंत नाम का जो लड़का मिल जाता है, वह उसके साथ ही बैठने लगता है। कोई भी सवाल यदि उसे नहीं आता तो वह क्या करते हैं,
वह उसे पूछने लगता है और मास्टर भी जी धीरे धीरे उसको गणित भी समझ में आने लगा है और बच्चों की तरह वह भी सभी बच्चों की कॉपियाँ चेक करने लग जाता है और सर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वसंत पाटिल जो होते हैं नाम का जो लड़का होता है वह भी उसका अब दोस्त बन जाता है। अभी बताए थे कि शरारती जो लड़का है उसी का नाम क्या था, यदि आता है चाहवान था, जो हमेशा उसकी किसकी आनंद यादव की खिल्ली उड़ाता रहता था, उसके गमछे को कसामी इधर उधर फेंकता रहता था। और जब टीचर वहाँ पर आते थे उस समय वह पूछते थे कि ये किसका है, तो उसमें वह क्या करते हैं, एक डंडे से उठा करके उसके गमछे को फेंक देते हैं। वो उस बेचारे को बहुत बुरा लग रहता है और वह उठ कर कहता है कि तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है जब वो ऐसी हरकतें वे करता है। तो आनंद ऐसा करने पर आनंद मास्टर इधर उधर फेंकने लगता है, तो मास्टर जी आते हो तो वह घबरा जाता है, बेचारा गमछा टेबल पर रखा हुआ होता है। तो उस आनंद की क्या होती है, धड़कन बढ़ जाती है, उसके दिल में दिक दक होने लगती है। पूछताछ करने पर जब उसे यह पता चला कि शरारत चाहवान ने की है, जब मास्टर जी को पता चला कि इस लड़के की कोई गलती नहीं है, इस सारी की शरारत किसने की, चाहवान ने की है, तो उसे खूब लड़ाते हैं। और लेखक के पूछने पर उन्होंने वामन पंडित की एक कविता पढ़ाई और उसके बाद में क्या आता है, वामन पंडित की कविता मास्टर जी उस आनंद यादव को पढ़ाते हैं। छुट्टी के बाद बच्चे उसे शरारतें करते रहते, उसकी धोती खींचते हैं, ये करते हैं। आनंद का मन बड़ा उदास हो जाता है क्योंकि कक्षा में कोई अपना नहीं था। आनंदा ने पाठशाला जाना भी बंद नहीं किया, क्योंकि पाठशाला जाना यदि बंद करता तो उसके पिताजी और ज़्यादा उस पर गुस्सा होते कि मैंने आपको तब तो आप पर पढ़ने का बहुत सवार हो रखा था और अब आप पढ़ते नहीं हैं। तो बेचारा क्या करता, वो स्कूल भी जाने से नहीं मना कर सकता था, स्कूल भी वो जाना चाहता था। पाठशाला में नंबर वसूल कर मराठी के मास्टर थे। जब वे मराठी में कोई कविता पढ़ाते थे स्वयं भी उसमें खूब रम जाते थे। कहते कि मराठी के एक मास्टर थे, जब वे कोई भी कविता पढ़ाते थे वे इस प्रकार से ऐसे लीन हो जाते थे, उसके अंदर खो जाते थे और उनकी आवाज़ के अंदर बड़ा ही सुरीलापन था। सुरीला उनका गला था, छंद की बढ़िया चाल और रसीता सब कुछ था। उन्हें मराठी की कविताओं के साथ अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ याद थी। वे कविता को सुनाते सुनाते अभिनय भी क्या करते थे, यानी कि जब वे अपनी कविता को सुनाते थे उसका अभिनय करके भी उसको मंच पर वगैरह दिखाया करते थे। वे स्वयं भी कविता लिखा करते थे। जब मास्टर जी अपनी लिखी कोई कविता सुनाते तो आनंदा उन्हें तक लीन होकर सुनता था, बड़े ध्यान से समझ से उन्हें सुनता था। यह अपनी आंखों और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, चाल, गति और रस का आनंद लेता था। आनंद अंदर जब मराठी जी अपनी कविता को करते थे, सुनाते थे, उस समय बड़े ध्यान से उनकी कविताओं को क्या करता था, सुन उनके किस प्रकार से लयबद्ध पंक्तियों का प्रयोग करता है, रसों का, छंदों का, अलंकारों का आदि का प्रयोग किस प्रकार से करा है, इनकी जो कविताएं हैं वो किस कारण से इतनी अधिक रोचक हो गई हैं, ये सब वो क्या करता था, बड़े ध्यान से सुनता था। इसमें से जैसे लेखक ने दत्ताजी राव की उपस्थिति में अपना दादा से निडर होकर बातचीत क्यों की, क्योंकि लेखक ने पहले अपनी माँ के साथ दत्ताजी राव के पास वह गया था और तब माँ ने अपने पति की आवारागर्दी के बारे में सारी बातें दत्ताजी राव को बता दी थी। तो उसमें दत्ताजी राव ने कहा था कि जब मैं उसको बुलाऊंगा और उसके कुछ समय बाद में आप अपने बेटे को भेज देना, लेकिन ये निडर होकर निष्पक्ष भाव से मैं जो भी इससे बातें पूछता हूँ वह सारी बातें ये ध्यान से मुझे कहें। लेखक के पिता ने दत्ताजी राव के समक्ष से उसकी पढ़ाई बंद करने के क्या कारण बताए थे। लेखक के पिताजी ने दत्ताजी राव से झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने इसकी पढ़ाई इसलिए छुटवाई थी क्योंकि यह पढ़ता नहीं था, आवारागर्द, जुआ खेलता था, सिनेमा देखने जाता था, चारा बेचता था, घर व खेती का कोई भी काम नहीं करता था। इसलिए मैंने सोचा कि इसका पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार से कोई भी मन है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाई से उठवा लिया। क्योंकि वो झूठ बोलता था, अपने सच को छुपाना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी दत्ताजी राव से कहते कि आप इसको स्कूल भेजना, और उस लड़के से कहती कि यदि आपको ये नहीं भेजना है तो आप ऐसा करना, कल मेरे पास आ जाना और मैं आपको पढ़ाता लिखाता। दादा दत्ताजी राव के सामने आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए क्यों राजी हो गया था। दत्ताजी राव गांव का एक सम्मानित व्यक्ति था और कथानक की माँ ने दत्ताजी राव के सामने दादाजी की सारी आवारागर्दी की पोल खोल दी थी।
और दत्ताजी राव के दबाव में आ गया था और उनके कारण उसने उसकी झिग्गी बंद करी थी और मजबूर होकर के अपने बेटे को आनंद यादव को उसने पढ़ने के लिए कह दिया था। पाठशाला जाते ही लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया। पाठशाला जाते ही लेखक को पता चला कि स्कूल का सारा वातावरण जो बदल चुका है, क्योंकि उनके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो अगली कक्षा में जा चुके हैं। उसकी कक्षा की उम्र के जो बच्चे हैं वो उसकी उम्र के बच्चे नहीं हैं। वह दत्ताजी राव के दबाव में आ जाता है और वह कहते कि कक्षा में मंदबुद्धि बालक थे और सिर्फ उसकी गली के 2 लड़के ही थे जिनको वह जानता था, बाकी सभी अपरिचित थे जिनको वह कोई भी नहीं पहचानता था। और उन सभी को देख करके वह बड़ा उदास हो जाता है कि मैं जाने पहचानने वाला कोई भी नहीं है, सभी मेरे साथ पढ़ने वाले जो मेरे दोस्त थे सभी मेरी अगली कक्षा में जा चुके हैं। लेखक वसंत पाटिल को अपना दोस्त क्यों मानता था? क्योंकि वसंत पाटिल कक्षा में सबसे होशियार लड़का था, उसकी उम्र से कम था, वह घर से अपने सारा काम करके लाता था और मास्टर जी ने उसे पूरी क्लास का मॉनिटर भी बना दिया था। धीरे धीरे आनंद यादव भी कक्षा में यानी कि उसको भी गणित समझ में आने लगा था और कुछ यदि नहीं आता था। वह वसंत एक शांत स्वभाव वाला अच्छा बच्चा था। वह कोई भी चीज़ यदि मैं उससे पूछता था वह सारी चीज़ें मुझे बता देता था। कोई सवाल किसी सब्जेक्ट्स के बारे में पूछता तो सारी चीज़ें मुझे बता दे। धीरे धीरे मुझे गणित भी समझ में आने लगा और मैं भी उसकी तरह रोज़ बच्चों की कॉपियाँ चेक करने लगा था और टीचर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह मुझे आनंदा कहकर पुकारने लगे हैं। और उसके साथ साथ में यानी कि वसंत पाटिल भी मेरा दोस्त बन जाता है। वसंत पाटिल की नकल करने से कथानायक को क्या लाभ हुआ? वसंत पाटिल कक्षा में सबसे होशियार बालक था, कक्षा का मॉनिटर था। उसकी नकल से कथानायक कई गणित के सवाल हल करने लगा था। वो उसने मन में ठान लिया था कि टीचर ने इसको मॉनिटर बना रखा है, हर रोज़ इसको शाबाशी देते, क्यों नहीं मैं इसकी तरह पढ़ूँ लिखूँ, मैं भी कक्षा में एक होशियार बच्चा बन जाऊँ। और उसकी नकल करते हुए वह भी वसंत पाटिल के सम्मान का पात्र हो गया था। लेखक को पढ़ाने के लिए उसके पिताजी ने क्या शर्त रखी थी उसके पिताजी ने? लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए शर्त रखी थी। उसने कहा कि पाठशाला जाने से पूर्व वह 11 बजे तक पहले खेत का काम करेगा, पानी लगाएगा, वहीं से पाठशाला जाएगा। जब यानी कि दत्ताजी राव के समझाने के बाद वह जब दोनों पिता और पुत्र को घर भेज देते हैं तो आके ही उसके पिताजी कहते हैं कि तुम पर जो पढ़ाई का भूत सवार भाई से मैं निकालता हूँ। आपको सबसे पहले खेत का काम करके जाना है। 11 बजे स्कूल लगता है, उससे पहले 11 बजे तक आपने सबसे पहले खेत में जाना है, पानी लगाना है, चारा वगैरह लेकर आना है। सारी शर्तें में रख देता है और सवेरे अपना बस्ता ही ऐसा कर खेत में लेकर जाना और वहीं से अपनी पढ़ाई वगैरह खेत से में जा करके और वहीं से पाठशाला चले जाना और पाठशाला आते ही बाद में घर का बस्ता छोड़कर सीधा खेत में आना। आधे घंटे तक यानी कि गाय भैंस वगैरह आदि का करना, खेत में मेहनत वगैरह करना। तो उसके बाद भी उसने ऐसी शर्तें, वो सोचता है कि यदि ऐसी शर्तें रखने के बाद आनंद यादव पढ़ाई के लिए मना कर देंगे, लेकिन वो फिर भी पढ़ने के लिए मना नहीं करते हैं। वो फिर भी अपने पिताजी से क्या कहते हैं, ठीक है मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। पाठशाला में पहले ही दिन लेखक के साथ कक्षा में क्या शरारतें हुई? लेखक ने यह क्यों सोचा कि वह आगे स्कूल नहीं जाएगा? पहले दिन कक्षा में लेखक को क्या हुआ था? बहुत तंग किया गया था। वहाँ पर चाणक्य नाम का एक लड़का था। वो क्या करता है, जिसे वह पिछले बेंच पर वह बैठ जाता है तो उसका जो गमछा होता है मैला होता है, वह उसके गमछे को खींच लेता है और खींच कर क्या करता है, सबसे फर्स्ट बेंच पर रख देता है कि जैसे ही टीचर आएंगे और वह उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो उसकी पिटाई होगी। तो वह क्या करते हैं, अध्यापक की मेज़ पर रख देता है। बीच की छुट्टी और जैसे ही टीचर वहाँ पर आते हैं क्लास के अंदर, वे पूछते हैं कि ये किसका है, तो वह अपने डंडे से उसको नीचे गिरा देते हैं। तो फिर बाद में उसे बताया जाता है कि ये जो शरारतें की थी वह चाणक्य ने की थी। बीच में छुट्टी के बाद उसकी धोती की लौंग खींच देते हैं। अन्य बच्चों की खूब उसकी मजाक उड़ाते हैं, छेड़खानी करते हैं, लेकिन वह बेचारा अपनी हालात पर मजबूर होता है। किसी से किसी प्रकार का कोई भी कुछ नहीं कहता है और वह निराश हो जाता है और वह स्कूल जाना भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वह सोचता है यदि मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया तो पिताजी कहेंगे अब तक तो तुम्हें स्कूल जाने का भूत सवार था और अब तुम क्यों मना कर रही हो।
दोबारा पाठशाला जाने पर लेखक का पहले दिन का अनुभव किस प्रकार हुआ। कि दोबारा पाठशाला जाने पर लेखक पहले दिन अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक तो उसकी कक्षा में उसे कम उम्र के बच्चे थे, दूसरा वह उन बच्चों को कम अकल मानता था। कक्षा में सबसे शरारती लड़के चाणक्य था, उसकी खिल्ली उड़ाते थे, मजाक करते थे, गमछा छीनते थे, उसका धोती की लौंग वगैरह आदि खोलती थी, और टीचर शरारती बच्चों की पिटाई करते थे, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसकी क्लास के सिर्फ उसकी गली के केवल 2 लड़के ही थे, बाकी सभी उसके जा चुके हैं। तो वह कहता है कि दोबारा पाठशाला जाने का उसका पहला जो दिन है वो इतना अच्छा नहीं हुआ था। ये प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है। जूझ पाठ का की मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कि बताया गया जूझ पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संघर्ष करना। किस प्रकार से एक बच्चा पाठशाला जाने की इच्छा शक्ति रखता है और उसे किस प्रकार से अपने जीवन लक्ष्य प्राप्ति के लिए जीवन संघर्ष किया गया। कि आनंद यादव ने स्कूल जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसका मार्मिक चिंतन पूरा के लेसन के अंदर मार्मिक चिंतन केवल आनंद यादव का ही किया गया है, लेकिन उसके बाद भी इसके इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी पढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन फिर भी वह पढ़ता रहा है। दत्ता ने कथानायक से क्या वचन लिया। दत्ता ने कथानायक से वचन लिया कि उसे दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। उसे 11 बजे से पहले यानी कि पाठशाला जाना, खेत लगाना और उसके बाद में आप स्कूल जाना, ये सारी की सारी बातें भी वो मान लेते हैं। यदि खेत में कोई काम ज़्यादा हो जाता है तो उस समय आपने गैर हाजिरी भी लेनी पड़ेगी, यानी अपने स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। कथानायक की कक्षा का मॉनिटर कौन था और क्यों। कथानायक की कक्षा का मॉनिटर कौन था, वसंत पाटिल था, क्योंकि वह कक्षा में सबसे ज़्यादा होशियार था, शांत स्वभाव का भी था और सदा अपने सभी घर तैयारी जो होती है घर से ही कर करें वह आता था। पाठशाला में मास्टर कथानक को किस नाम से पुकारते थे, उसका विश्वास कैसे बढ़ने लगा। पाठशाला में मास्टर कथानायक को आनंदा कहकर पुकारते थे। आनंदा क्या करता था, कभी कभी अपने मॉनिटर के साथ बच्चों के सवाल की जांचने लगता था और धीरे धीरे जब उसे भी मैथ समझ में गणित समझ में आने लगा था तो वह भी अपने दोस्त वसंत पाटिल की तरह क्या करता था, सभी बच्चों की कॉपियाँ चेक करने लगा था और उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। वह उसके साथ बैठकर पढ़ने लगा था और क्योंकि वसंत पाटिल उसका दोस्त भी बन गया था। दोनों कक्षा में अनेक काम करते थे। मास्टर उसके अच्छा व्यवहार करने लगे थे और अपनेपन का व्यवहार मॉनिटर वसंत पाटिल की दोस्ती के कारण बंद होगा और उसका जो विश्वास होता है उसके कारण बढ़ने लगा था। लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे और क्यों। लेखक को सोंदिलकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। वे स्वयं भी मराठी भाषा में बहुत सारी कविताएं रचते थे और अच्छे ढंग से वे पढ़ाते थे। वे सुर, लय, छंद, आनंदमय आदि जो ढंगों का सही प्रयोग करते थे। जब वो मराठी भाषा में अपनी कविताएं पढ़ाते थे उस समय आनंद यादव क्या करते थे, बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनते थे। अपना जो मन है चारों ग्रस्त करने की बजाय पूरा का पूरा ध्यान अपनी उनकी बातों में लगा देते थे कि वो किस प्रकार से अपनी लयबद्ध जो पंक्तियां होती है वो किस प्रकार से इनका प्रयोग कर रही हैं। यहाँ तक कि हमारे क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न होनी चाहिए सभी को।